बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गेड़े नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर आप जान ही चुके, इमरान खान साइफर केस में बरी, शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। इस खबर का मतलब क्या है? इस खबर में हमारे सामने जो इस्लामाबाद अदालत में अहम तरीन चीज़ें हुई वो मैं आपके सामने आगे जाके रखूंगा, लेकिन पहले इस खबर का मतलब क्या है? इस खबर का मतलब यह है कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी गद्दार नहीं। इसका मतलब है कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी मुल्क दुश्मन नहीं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी ने साइफर से खेल कर पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुंचाया, गलत। इसका मतलब यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक से ताल्लुकात खराब कर दिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया, गलत। ये बात अदालत में साबित हो गई। अदालत ने अपना फैसला दे दिया। वो साइफर केस जिसे हमने देखा था कि इमरान खान पे बनाया गया, एक कानून में तब्दीली की गई। यहां तक ही सिस्टम किया आया, एक कानून में तब्दीली की गई, एक अदालत आई, एक चोरी छुपे गिरफ्तारी हुई, और उस चोरी छुपे होने वाली गिरफ्तारी के बाद एक केस अडयाला जेल में चलाया गया। पहले कोशिश की गई कि उसकी समातों में मीडिया ना हो, उसकी समातों में आम आदमी ना हो, उसकी समातें खुफिया रखी जाएं। फिर उसके बाद उसकी समातों में हमने देखा क्या, 14 घंटे की समातें, और उसमें एक वजीर आजम को, एक मुंतखब वजीर आजम को, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को गद्दार करार देने की, मुल्क दुश्मन करार देने की कोशिश की गई, और कहा गया कि इसने अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से खिलवाड़ किया है। ये तमाम बातें अदालत में गलत साबित हो गई। हुआ क्या है देखिए, ये पहले ही बताया जा रहा था कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी इस मामले में बरी होते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा था। रिमांड बैक करने का सवाल उठा। सलमान सफदर की जितनी तारीफ की जाए कम है। बेहतरीन अंदाज में सलमान सफदर ने ये केस हमारे सामने चलाया। सबसे बड़ी वजह जो आज हुआ ये कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने एक सवाल किया और जवाब ही नहीं था उस सवाल का। उन्होंने कहा कि जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने साइफर केस में एक तारीखी काम किया, और उसके बाद अदालत ने कहा पूरी दुनिया में इस फैसले को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल हुआ, और 342 का बयान मुकम्मल होने के बाद 77 सफ़े का फैसला, 77 सफ़े का फैसला 1.5 घंटे के अंदर अदालत का हमारे सामने आ गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आपने एक प्री रिटन जजमेंट लिखी हुई है, यह तरीक़ाकार है कि आपने तो फैसला पहले से लिखा हुआ था। 77 सफ़े का अदालती फैसला 1.5 घंटे में लिख लिया गया। 342 के बयान के बाद अदालत ने कहा यह मुमकिन नहीं है, और यह सबसे अहम नुक्ता था आज के दिन का। साइफर केस में प्रोसिक्यूटर को मुसलसल टफ सवालात का सामना रहा। यह पूछा गया उनसे कि शहादत में कहां लिखा हुआ है? कानून में था कि साइफर की कॉपी वापस करना थी। आपकी जो रूल्स बुक है, इस हद तक मखसूस लोग ही रसाई हासिल कर सकते हैं। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि इमरान खान इसके असरात से आगाह थे। शहादत में यह नहीं कहा गया कि आपने अपने पास नहीं रखना और गुम नहीं करना। जुर्म आपको पूरा साबित करना है। जल्दी में ना कराते और आराम से करा लेते तो ये सब कुछ ठीक हो जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बताया इमरान खान को इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी से पहले। मैंने आपसे पहले भी बार बार अर्ज किया था, मकसद क्या था? साइफर केस में सजा दो, और साइफर केस में सजा दे के बताओ ये गद्दार है, ये गद्दार है, इसको वोट मत डालना। इमरान खान को अलकादिर केस में, इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा दो, और सजा दे के बताओ ये करप्ट है। इसको कहते थे सादिक और अमीन, इसको मानते हो मकबूल तरीन लीडर, ये करप्ट है, इसको वोट मत डालना। और साथ में ये रियासत मदीना की बात करता है। इद्दत के केस में ये जिस तरह से शादी करके बैठा है, देखो क्या बता रहे, इसकी बीवी का साबिक शौहर, ये बदनीयत भी है, ये बदकिरदार भी है, इसको वोट मत डालना।
اس طرح سے عمران خان کے خلاف یہ سب کچھ کیا گیا تھا، جلد بازی میں کیا گیا تھا۔ بعد میں نون لیگ رو رہی تھی، یہ جن لوگوں نے کیا ان لوگوں نے کیا، بعد میں نون لیگ رو رہی تھی، رانا ثناء اللہ رو رہے تھے کہ ہمیں بڑا نقصان ہوا۔ عمران خان کو جس انداز میں سزائیں دی گئی اس سے عمران خان اس کی جماعت کو فائدہ ہوا، ہمیں بڑا نقصان ہوا۔ تو تب تو نہیں بولتے تھے، تب تو باقاعدہ وزارت داخلہ، یہ لوگ وزیر داخلہ یہ باقاعدہ لیٹر جاری کرتے تھے کہ جناب آپ عمران خان کو رکھیں جیل میں، یہ عدالت بلا رہی ہے نہیں لا سکتے، یہی حکومت کرتی تھی۔ پھر نگراں حکومت ساتھ دیتی تھی اور یہ سب کچھ مل کر رہے تھے، اور اسی نگراں حکومت کے لوگ آج بیٹھے ہوئے مختلف عہدوں پر۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر کی گئی تھیں عمران خان کے خلاف، اور عمران خان نے عدالت میں یہ کہا بار بار کہ میں اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں اپنے کیسز یہاں لڑوں گا اور کیسز لڑ کر جیتوں گا، پھر باہر آؤں گا۔ تو عمران خان کا ایک اور مقدمہ ٹائیں ٹائیں فش ختم، عدت کا کیس، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہوا کیا، وہ بھاگ گیا خاور مانیکا۔ خاور مانیکا کا وکیل راجہ رضوان عباسی وہ عدالت میں موجود نہیں۔ ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھی اور اس کے بعد خاور مانیکا نے عدالت میں کہا جج سے دوسری بار کہ مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ پہلی بار شاہ رخ ارجمند نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے اس عدم اعتماد کو مسترد کرتا ہوں، وجہ بتائیں۔ اور دوسری بار خاور فرید مانیکا نے جب کہا تو اس دن کے جب جج صاحب کو فیصلہ محفوظ کرنا تھا، اس دن جج صاحب نے یہ بات مان لی، اور اب محمد افضل مجوکا کی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیس بھیج دیا ہے کہ وہاں رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ بشرا بی بی کو صرف اس کیس میں سزا ہے، بشرا بی بی کو بھی اندر رکھا جا سکے۔ عمران خان کے معاملے پر تو ابھی ڈھیروں مقدمات ہیں، وہ چلائیں گے، لیکن بشرا بی بی کو اندر رکھنا ہے تو بشرا بی بی کو اندر رکھنے کے لیے یہ کیس ابھی چلایا جائے گا۔ تو اب یہ کیس نئے سرے سے، کیونکہ ایک نیا جج ہے وہ کہے گا میرے سامنے تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، تو لائیے دوبارہ نئے سرے سے کیا ہوا تھا اڈیالہ جیل میں، اس پر بحث کیجئے، آپ کیا کہہ رہے ہیں دیجئے، اور پھر اس کے بعد یہ کیس چلے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ خاور فرید مانیکا جو بعد میں رو رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ عدالت سے باقاعدہ ایسے ہاتھ بلند کرتا ہوا آیا تھا۔ تو یہ ہم نے تمام حرکتیں دیکھی تھی، فرار ہوتے ہوئے عمران خان کے مخالفین کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ لوگ عدالتوں سے فرار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی فرار کی ایک کہانی اور ہمارے سامنے آئی اسلام آباد میں، وہاں 3 لوگ جیتے بلکہ جتوائے گئے۔ ان تینوں لوگوں سے عدالت نے کہا، الیکشن ٹرائیبیونل نے، کہ لائیے اپنے فارم 45 لے کر آئیے اور ثابت کیجئے کہ آپ جیتے ہیں۔ تو پھر ہمارے سامنے راجہ خرم نواز نے کہا میرے پاس تو تصدیق شدہ فارم 45 نہیں ہے۔ عدالت نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو تو الیکشن کمیشن، آپ جیت گئے، جب یہ فارم 47 دے گا تو تمام چیزیں دے گا تاکہ آپ کے پاس آپ کی جیت کا ثبوت ہو۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس مصدقہ فارم 45 نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال میں ہو کیا رہا ہے، جماعت اسلامی والوں کے، لبیک والوں کے، پی ٹی آئی والوں کے، ان کے فارم 45 میچ کر رہے ہیں، اور نون لیگ والے جن کو فارم 47 پہ جتوایا گیا، فارم 45 میں ان کے ہیر پھیر کیا گیا، وہ اب فارم 45 نہیں دے رہے تھے۔ طارق فضل چودھری صاحب کے وکیل نے یہ کہا کہ جناب میں ان کا کیس نہیں لڑتا۔ اب تینوں نے عدالت میں کچھ بھی ثابت نہ کرتے ہوئے جا کے الیکشن کمیشن میں کہہ دیا ہے کہ ہمیں اس الیکشن ٹرائیبیونل پہ طارق محمود جہانگیری پہ اعتماد نہیں ہے، ہمارا کیس کہیں اور منتقل کیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن نے، ان لوگوں نے مل کے کیا کام کیا تھا، ان لوگوں نے کیا یہ کہ اب ریٹائرڈ ججز کو بھی ہم لگا سکتے ہیں ٹرائیبیونل کا سربراہ۔ تو اس لیے نئے آرڈیننس کے ذریعے نئے ٹرائیبیونل میں یہ کیسز دیے جائیں، اور یہاں ابھی اس ٹرائیبیونل میں کیا ہو رہا ہے، فارم 45، وہاں پر بھی آپ کو عدالت میں کچھ تو دینا پڑے گا، تو وہاں یہ اپنے دفاع کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی تو یہ بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ محسن بیگ کو آپ نے سنا تھا پرویز نیلا کے پروگرام میں، باقاعدہ ہمیں آنسو دکھائی دے رہے، سسکیاں سرائی دے رہی ہیں کہ نہیں بچ پائیں گے اسلام آباد کی 3 سیٹیں، شہر اقتدار کی 3 سیٹیں، جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مرکزی دفتر ہے، جہاں حکومت ہے، وہاں سے اگر نون لیگ 3 سیٹیں دھاندلی سے جیتی ہے، یہ ثابت ہو گیا تو گئی یہ حکومت۔ یہ جو جون کے مڈ میں، معاف کیجیے گا، جون کے مڈ میں بات ہو رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اس سے پہلے یہ اگر طارق محمود جہانگیری کی عدالت میں ہو جاتا ہے تو پھر کیا بچے گا؟ اب 3 چنتخب، یہ مصطفیٰ نواز کھوگر صاحب کہہ رہے ہیں 3 چنتخب لوگ بھاگ گئے ہیں، تو یہ ان کی حالت ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ आप देखिए। इद्दत के इस नए जज को यहां जो तीनों नशिस्तों का फैसला हो रहा था ये लोग भाग गए, साइफर केस इमरान खान जीत गया, और फिर उसके बाद आप एक और चीज देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला, फुल कोर्ट बैठा, और काजी फाइज ईसा साहब फैसल सिद्दीकी साहब को क्या कह रहे थे, आप जजेस के सवालात के जवाब मत दें। यानी ये जो जजेस हैं ये सवालात करें तो इनके जवाब मत दें, मैं आपको सुनने बैठा हूं, और फिर आप जब सवालात करें तो आपके सवालात का जवाब दिया जाए। क्यों? आप जज हैं, बाकी वहां क्यों बैठे हुए हैं? वो जज नहीं है। तो काजी फाइज ईसा साहब ये कर रहे थे। वहां पर हमने देखा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस अतहर बिन अल्लाह साहब ने, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने, उन्होंने जो सवालात किए हैं उन सवालात पर हम काजी साहब को कभी ऐसे हाथ पे मुंह धरे हुए देख रहे थे, कभी हम काजी फाइज ईसा साहब को सवालात होने पर फाइलों में सर खपाते हुए देख रहे थे। हम ये देख रहे थे कि काजी फाइज ईसा साहब जब बल्ले के केस का हवाला आ रहा था तो बेचैन नजर आ रहे थे, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीना था। ना सिर्फ ये कि बल्ले का निशान छीना था, बल्कि काजी फाइज ईसा साहब ने इस सिलसिले में ब्रिटिश हाई कमिश्नर को खत लिखा और खत लिख के उसका दिफा भी किया था। तो ये उनकी सूरत हाल थी। और फिर जब उन्होंने ये कहा कि मैं एक बार एक अदालत में पेश हुआ और मैंने जज साहिबान से कहा, काजी फाइज साहब कहने लगे, मैंने कहा कि अगर आपने माइंड बना लिया है तो आई रेस्ट माई केस। अब ये मुनीब अख्तर साहब की बात पे हो रहा था। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काजी फाइज साहब को कहा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये आप कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा यह आप नहीं कर सकते, ये आप कैसे कर सकते हैं? यहां तमाम जजेस बराबर हैं। और याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस हैं, मगर कोई भी जज जूनियर जज नहीं है। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, बराबर जजेस हैं। तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब वो ये बात कर रहे थे तो काजी फाइज साहब ने 2 से 3 बार कहा, ऑन अ लाइटर नोट बात थी, और बजाय इसके कि मुनीब अख्तर साहब के सवाल का जवाब फैसल सिद्दीकी साहब देते, इस बात का मौका दिया जाता, काजी फाइज साहब बार बार ये कहते रहे चलें आगे बढ़ें, चलें आगे बढ़ें, मैं थक गया हूं, आधे घंटे से मेरे कलम ने कुछ नहीं लिखा, मैं आपको सुनने बैठा हूं, मैंने आपकी जानिब से कुछ नहीं लिखा। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने भी उनको कहा, माय लॉर्ड मैं आपके कलम की स्याही मैं सूखने नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा जो आप कह रहे हैं ना कि अगर आपने जहन बनाया हुआ है तो आई रेस्ट माय केस, उन्होंने कहा मैं आपके बारे में कभी भी ये नहीं कहूंगा। तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इस बराह रास्त नशरियात में हमें नजर आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नशरियात में, कि वो अपने ब्रदर जजेस, सिस्टर जज साहिबा, उनकी बातों से भी बेचैन हैं। फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं उनके आर्ग्यूमेंट से भी बेचैन हैं, और फैसल सिद्दीकी साहब को काजी फाइज साहब बाकायदा तौर पर टफ टाइम देते नजर आए। बैरिस्टर गौहर एक मौके पर उठकर आए और काजी फाइज साहब ने उनसे ये कहा कि मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं। मतलब ऐसा लगा कि वो बैरिस्टर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक वकील नहीं है, और उनकी बाकायदा तौर पर तज़हीक कर दी गई। फिर उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब एक मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करने लगे। काजी फाइज साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तस्करा आते ही कहा नहीं ये नहीं हो सकता, आप पीडीआई के बिहाफ पे नहीं बोल सकते, आप तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से बात करने आए हैं। और जज साहिबा ने 4 बार, मंदोखेल साहब ने कहा कि लोगों ने वोट पीटीआई को दिया है, सियासी जमात का हक खत्म नहीं हो जाता। जज साहिबान ने यह भी कहा कि नशिस्तें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को जो दे दी गई वो नहीं दी जा सकती थी। तो काजी फाइज ईसा साहब हमें बाकायदा तौर पर इसमें ऐसा लग रहा है कि वो बेचैन हैं, परेशान हैं कि समात कहाँ जा रही है, और अब पता नहीं आगे लाइफ चलेगी भी या नहीं चलेगी, या इसमें भी हमें कुछ चेंज नजर आता है। ऐसी सूरत हाल में बेचारे काजी फाइज साहब नजर आए। काजी फाइज साहब मोहतरम हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, मिस्टर जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब हैं, लेकिन हमें बड़े बेचैन नजर आए। और एक चीज और मैं दोबारा आप सर्च करूं, यहां से अगर मखसूस नशिस्तें नून, पीपी, फजलुर रहमान, इन सब जमातों को देने का फैसला होता है तो ये लोग कानून में तरमीम करके काजी साहब की मुद्दत बढ़ा सकते हैं। तो काजी साहब ये केस सुन कैसे सकते हैं? ये तो उनके अपने मुफाद का मामला है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। तो टेक्निकली काजी फाइज ईसा साहब को एक बेहतरीन जज होते हुए इस केस को सुनना ही नहीं चाहिए, मगर वो सुन रहे हैं। उनके बारे में जस्टिस गुलजार की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा था कि इन्हें इमरान खान और पीटीआई के केसेस नहीं सुनने चाहिए क्योंकि इनका बायस मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।